प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं की खरीदी जाने वाली मात्राओं अथवा उपभोक्ता के संतुलन में होने वाले उस परिवर्तन से है जो कि वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप होता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय में कोई अंतर नहीं होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत हम केवल एक वस्तु की कीमत x वस्तु की कीमत में परिवर्तन करते हैं, जबकि y वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। अर्थात x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से तथा y वस्तु की कीमत स्थिर होने से दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता की वास्तविक आय यथा स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा दोनों वस्तुओं की खरीद पर जो प्रभाव पड़ता है, दोनों वस्तुओं की मात्राओं पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। फर्गुसन ने भी बताया है कि प्रतिस्थापन प्रभाव केवल सापेक्ष कीमतों के परिवर्तन के कारण वस्तुओं की खरीदी गई मात्रा में परिवर्तन को बतलाता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन प्रभाव में दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संतुलन में जो परिवर्तन आता है उसे हम देखते हैं, बशर्ते उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहे। तो प्रतिस्थापन प्रभाव देखने के लिए हम दो प्रकार के मेथड्स देख रहे हैं। एक मेथड प्रोफेसर हिक्स के द्वारा दिया गया है और दूसरा मेथड प्रोफेसर स्लेट्स्की के द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो सर्वप्रथम हम प्रोफेसर हिक्स के द्वारा दिया गए मेथड को देखते हैं। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार स्थिर वास्तविक आय का अर्थ यह है कि उपभोक्ता कीमत में परिवर्तन से पहले वाली या पुरानी तटस्थता वक्र पर बना रहता है। अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता की संतुष्टि में न तो कोई वृद्धि होती है और न ही कोई कमी। अर्थात प्रोफेसर हिक्स ये मान के चले थे कि स्थिर वास्तविक आय का मतलब ये है कि उपभोक्ता पहले वाले तटस्थता वक्र पर, अर्थात जो कीमत परिवर्तन से पूर्व वाला उपभोक्ता का तटस्थता वक्र है, उस पर बना रहता है। उसी तटस्थता वक्र पर बने रहने का मतलब है कि उपभोक्ता की संतुष्टि में न तो कोई वृद्धि होती है और न ही कोई कमी होती है। तो हम इस रेखाचित्र के द्वारा हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव को बताते हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र में स्पष्ट है कि x पर x वस्तु और y अक्ष पर y वस्तु को प्रदर्शित किया जा रहा है। सर्वप्रथम कीमत रेखा या बजट रेखा AB है तथा उपभोक्ता का संतुलन IC के E बिंदु पर है। अर्थात उपभोक्ता x वस्तु की OX मात्रा तथा y वस्तु की OY मात्रा क्रय कर रहा है। अब मान लीजिए x वस्तु की कीमत पहले से कम हो जाती है, जबकि y वस्तु की कीमत अपरिवर्तित होती है। तो ऐसी स्थिति में कीमत रेखा AB से विवर्तित होकर AB1 हो जाती है और उपभोक्ता का नया संतुलन बिंदु IC2 के E2 बिंदु पर प्राप्त होता है। हम पहले भी देख चुके हैं E से E2 ये प्रभाव कौन सा हुआ? कीमत प्रभाव हुआ। लेकिन आपको मालूम है कि कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का ही योग होता है, जोड़ होता है। तो अब इस कीमत प्रभाव से हम प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करना चाहते हैं। तो हिक्स के मेथड के अनुसार y वस्तु की कीमत स्थिर रहने तथा x वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। उस वास्तविक आय को यथा स्थिर रखने के लिए हमने उपभोक्ता से AL मौद्रिक आय ले ली है। मौद्रिक आय इतनी ली है, वो पहले वाले तटस्थता वक्र को
E1 बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रही है तथा साथ ही ये नई काल्पनिक जो बजट रेखा LM है वो नई कीमत रेखा AB1 के समानांतर है। इसका मतलब कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन हो गया है, लेकिन उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर है। तो पहले उपभोक्ता का संतुलन AB बजट रेखा पर E बिंदु पर था, लेकिन इस नई काल्पनिक कीमत रेखा LM पर उपभोक्ता का संतुलन IC1 के E1 बिंदु पर है। तो डायग्राम से स्पष्ट है कि E से E1 जो है वो प्रतिस्थापन प्रभाव है। प्रोफेसर हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही तटस्था वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गमन होता है, अर्थात उपभोक्ता की संतुष्टि में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। हमें मालूम होना चाहिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत हमेशा सापेक्षतः महंगी वस्तु के स्थान पर सापेक्षतः सस्ती वस्तुओं को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो रेखाचित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता जहां पहले E बिंदु पर X वस्तु की OX तथा Y वस्तु की OY मात्रा क्रय कर रहा था, वहीं अब नए संतुलन बिंदु E1 पर X वस्तु की मात्रा OX1 क्रय कर रहा है तथा Y वस्तु की मात्रा पूर्वापेक्षा कम होकर OY1 हो गई है। तो रेखाचित्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपभोक्ता ने सापेक्षतः महंगी वस्तु Y के स्थान पर सापेक्षतः सस्ती वस्तु X को प्रतिस्थापित किया है। X की मांग बढ़ गई है और Y की मांग बढ़ गई है। तो E से E1 प्रोफेसर हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव हुआ है। तो यदि X वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता से इतनी मौद्रिक आय ले ली जाती है ताकि वो प्रारंभिक तटस्था वक्र पर पहुंच सके, और इसके विपरीत यदि X वस्तु की कीमत बढ़ जाती और Y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती। वास्तविक आय को यथा स्थिर बनाए रखने के लिए हम उसको कुछ मौद्रिक आय देते ताकि वो प्रारंभिक तटस्था वक्र पर पहुंच सके। इसे प्रोफेसर हिग्स ने आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के नाम से पुकारा है। ये हमने देखा है प्रोफेसर हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव। अब हम प्रोफेसर स्लेट्स्की के द्वारा दिए गए प्रतिस्थापन प्रभाव को देखते हैं। प्रोफेसर स्लेट्स्की के अनुसार वास्तविक आय यथास्थिर तभी होती है जब उपभोक्ता नई कीमत पर वस्तु के प्रारंभिक संयोग कॉम्बिनेशन को खरीद सके, अर्थात वो पहले वाले कॉम्बिनेशन पर पहुंच सके, जबकि प्रोफेसर हिग्स के अनुसार वो पहले वाले तटस्था वक्र पर पहुंच सके। तो दोनों में फर्क क्या है? प्रोफेसर हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही तटस्था वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गमन होता है, जबकि प्रोफेसर स्लेट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव में भी उपभोक्ता एक तटस्था वक्र से दूसरे तटस्था वक्र पर पहुंच जाता है। तो प्रोफेसर स्लेट्स्की की प्रतिस्थापन प्रभाव को जानने के लिए हम ये रेखाचित्र देखते हैं। X अक्ष पर X वस्तु को तथा Y अक्ष पर Y वस्तु को दिखाया गया है। कीमत रेखा या बजट रेखा AB है तथा उपभोक्ता का संतुलन IC के E बिंदु पर है। अब मान लीजिए X वस्तु की कीमत कम हो जाती है और Y वस्तु की कीमत यथा स्थिर रहती है, तो कीमत रेखा AB से विवर्तित होकर AB1 हो गई है और उपभोक्ता का नया संतुलन बिंदु IC2 के E2 बिंदु पर है। ये तो वह कीमत प्रभाव जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब कीमत प्रभाव से प्रतिस्थापन प्रभाव निकालने के लिए हम कैसे बढ़ेंगे ये देखना है।
चूंकि एक्स वस्तु की कीमत कम हो गई है, इसलिए उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई है। उस वास्तविक आय को यथा स्थिर रखने के लिए हम उपभोक्ता से कुछ मौद्रिक आय लेंगे। तो इसके लिए हमने एक काल्पनिक कीमत रेखा LM खींची है, जो कि नई कीमत रेखा AB1 के समानांतर है तथा IC के E बिंदु, जो प्रारंभिक साम्य बिंदु है E, उससे गुजरती हुई है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि उपभोक्ता चाहे तो IC के E बिंदु को खरीद सकता है, E बिंदु पर पहुंच सकता है, लेकिन उपभोक्ता का संतुलन अब LM बजट रेखा के IC1 के E1 बिंदु पर है। इसका अभिप्राय ये है कि उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण E से E1 बिंदु पर पहुंच गया है, अर्थात Y वस्तु के स्थान पर उपभोक्ता ने X वस्तु की खरीद बढ़ा दी है। X वस्तु की मात्रा OX से बढ़कर OX1 हो गई है। तो स्लेट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव E से E1 पर है। डायग्राम से स्पष्ट है कि स्लेट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक तटस्थता वक्र से दूसरे तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है। तो दोनों में ये फर्क है कि हिग्स में उसी तटस्थता वक्र पर प्रतिस्थापन प्रभाव को नापा गया है, जबकि स्लेट्स्की में उपभोक्ता एक तटस्थता वक्र से दूसरे तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है। किसके कारण? प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है, अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उपभोक्ता सर्वदा सापेक्षतः महंगी वस्तुओं के स्थान पर सस्ती वस्तुओं को प्रतिस्थापित करता है। तो आज हम लोगों ने प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में चर्चा की और दो मेथड्स देखे, एक प्रोफेसर हिग्स का मेथड देखा और एक देखा प्रोफेसर स्लेट्स्की का माप। दोनों में क्या अंतर है और दोनों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको मैंने आप लोगों को रेखा चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। कल हम लोग देखेंगे कि कीमत प्रभाव किस प्रकार से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग या जोड़ होता है, इसको हम रेखा चित्र से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।